दोस्तों और साथियों, गणित की पेडागोजी का पहला टॉपिक आपका हो चुका है। समय ना लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं गणित की पेडागोजी के दूसरे टॉपिक पर। दूसरा टॉपिक का नाम है पाठ्यक्रम में गणित का स्थान। अब बात आती है, एक एक विषय पर आगे बढ़ेंगे। पाठ्यक्रम, जिसे आप करिकुलम बोलते हैं, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब ही है करिकुलम या पाठ्यक्रम का दौड़ का मैदान। देखिए, एक ग्राफिक्स बनाया मैंने। एक बच्चा है, उसे जाना कहां है वो देख रहा है, और ऐसा ही है आपका जो पाठ्यक्रम होता है, तो आपका दौड़ का मैदान है जिसमें आपको चलना है अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए। इसीलिए करिकुलम का निर्माण किया जाता है। तो पाठ्यक्रम है क्या? दौड़ का मैदान है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है, एग्जामिनेशन में पूछा जाता है पाठ्यक्रम का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो पहले ही क्वेश्चन का आंसर है, आप लोग सोचने लगते हैं पाठ्यक्रम क्या है। तो पाठ्यक्रम जो करिकुलम के रूप में या वर्डिंग में आपके प्रश्न पूछ दिया जाता है, करिकुलम का शाब्दिक अर्थ बताएं। एग्जामिनेशन क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है, सीधा सा है, करिकुलम या पाठ्यक्रम, जिसका तात्पर्य है दौड़ का मैदान, अर्थात इसमें चलते हुए आप अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। अब बात आती है कि इस विषय पर विभिन्न विद्वानों के विचार क्या है। तो एक कदिदम महोदय हुए, बहुत बड़े विचारक, उन्होंने बताया कि पाठ्य शिक्षक के हाथों में, अर्थात पाठ्यक्रम शिक्षक के हाथों में एक साधन, क्या है? एक साधन है जिससे वह अपने शिक्षार्थी अर्थात विद्यार्थी अपने उद्देश्यों के अनुसार, जो उसके एम्स हैं, अपने शिक्षालय का मतलब है विद्यालय, ठीक, अपने शिक्षालय अर्थात विद्यालय में चित्रित कर सके। अर्थात पाठ्यक्रम के माध्यम से ही एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को जो उसके उद्देश्य हैं उनके अनुसार विद्यालय में वह चित्रित करना अर्थात रंगने का कार्य करता हुआ देखा जाता है। अर्थात उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक शिक्षक के द्वारा शिक्षार्थी के किस उद्देश्य, पाठ्यक्रम उद्देश्यों के अनुसार विद्यालय में वह चित्रित करता है, अर्थात अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करता है। इसी के साथ एक विचारक और हुए, फ्रॉबेल महोदय। नाम सुना होगा आपने किसका? फ्राबेल का। और फ्राबेल का नाम इसलिए भी सुना होगा आपने क्योंकि कई शिक्षण विधियों में इनका नाम आता है। और किन शिक्षण, एक कुछ प्रश्न अक्सर आ जाता है, आपको बता भी होगा। खेल प्रणाली आपने सुना ना? खेल प्रणाली के बारे में जब जिक्र आएगा, दो क्वेश्चन बनते हैं फ्राबेल के विषय में। किसके विषय में? फ्राबेल के विषय में। तो जब भी आप फ्राबेल का लेंगे तो फ्राबेल के विषय में एक परिचय तो आपको प्राप्त हो ही जाए फ्राबेल को। तो आप सुनेंगे कि खेल पद्धति या खेल प्रणाली का सर्वप्रथम परिचय किसने दिया? तो किसने दिया? फ्राबेल महोदय ने। किसका? खेल प्रणाली के बारे में। तो ये आपका एक प्रश्न का जवाब हो गया, ठीक। तो सर्वप्रथम परिचय देने वाले कौन? फ्राबेल। आपने एक पद्धति सुनी होगी, कौन सी? किंडरगार्टन। सुना नहीं सुना? यस या नो? सुना? ये भी किसकी है? ये दूसरे प्रश्न का आपके जवाब। अक्सर आपने बुकों में लिखा पढ़ लिया वो किंडरगार्टन। गार्डन नहीं होता, मूल क्या है? किंडरगार्टन। इसका तात्पर्य शाब्दिक अर्थ आ जाता है कई बार, है खेल की बगिया। सुना नहीं सुना आपने? यस या नो? कौन सा? खेल की बगिया। सुना? या आपने सुना होगा बच्चों की फुलवारी। किसकी? बच्चों की फुलवारी। ये सारे नामकरण किसके दिए हुए हैं? फ्रॉबेल महोदय की। अर्थात फ्रॉबेल महोदय ने ही खेल प्रणाली के बारे में, किंडरगार्टन को भी बताने वाले कौन है? फ्रॉबेल महोदय। बच्चों की बगिया, ये भी फ्रॉबेल का है। बच्चों की फुलवारी, ये भी किसका? फ्रॉबेल का। और आपने नाम सुना होगा, इनके ही एक शिष्य हुए आधुनिक समय में, जिन्होंने इन सारी चीजों के विषय में बताया। किसने? आपने नाम सुना होगा, खेल कई बार आता है आधुनिक समय में। खेल प्रणाली के जन्मदाता कौन है? किस समय? आधुनिक समय। सुना या नहीं सुना? में खेल प्रणाली के जन्मदाता नाम आपने सुना होगा, हेनरी कार्डवेल हुक।
नहीं सुना? कभी भी आ जाए कि आधुनिक समय में खेल प्रणाली के विषय में किसने बताया है, तो किसका नाम आता है? हेनरी कार्लवेल कुक का। प्राचीन समय में आ जाए, लेकिन कई बार क्वेश्चन यही आ जाता है कि खेल प्रणाली के विषय में महात्मा वर्तमान समय में कौन बता रहा? अगर वर्तमान समय की बात आ जाए तो किसका नाम आप क्लिक करेंगे? क्योंकि मॉडर्न समय में हेनरी कार्लवेल कुक ही वो थे जिन्होंने इस विषय में बताया। लेकिन हम बात यहां कर रहे हैं फ्रॉबेल की, किस विषय में? तो फ्रॉबेल, ये तो संक्षिप्त फ्रॉबेल का परिचय था, आपको दे दिया ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, बात होती है फ्रॉबेल की, तो फ्रॉबेल का पाठ्यक्रम के विषय में क्या कहना है? तो इन्होंने बताया कि पाठ्यक्रम संपूर्ण मानव जाति के ज्ञान एवं अनुभवों का प्रतिरूप है। अर्थात इन्होंने क्या बताया, पाठ्यक्रम है क्या? तो संपूर्ण मानव जाति। कि ज्ञान का प्रतिरूप है। दैट मीन्स पाठ्यक्रम के विषय में फ्रॉबेल ने कहा कि संपूर्ण मानव जाति के ज्ञान का प्रतिरूप है। अर्थात संपूर्ण जो ज्ञान है मानव जाति को जो भी प्राप्त हुआ है, वो अगर किसी चीज से प्राप्त हुआ तो किससे प्राप्त हुआ? पाठ्यक्रम की देन। अर्थात पाठ्यक्रम से ही जो मानव जाति ने आज प्रगति की है, ये सारी प्रगति देन है किसकी? पाठ्यक्रम की। दैट मीन्स कुछ चीजें बिल्कुल फैक्ट है। पाठ्यक्रम दौड़ का मैदान है। पाठ्यक्रम के विषय में कनिंघम ने बताया, पाठ्यक्रम के विषय में फ्रॉबेल बता रहे हैं। फ्रॉबेल के बारे में जब भी परिचय आया संक्षिप्त रूप से खेल प्रणाली के बारे में सर्वप्रथम बताया गया। जो आप किंडरगार्टन पद्धति सुनते हैं वो भी फ्रॉबेल की। आधुनिक समय में अगर बात आ जाए तो आधुनिक समय में हेनरी कार्लवेल कुक, जो इनके शिष्य के रूप में भी जाने जाते हैं, जिन्होंने आइडियल माना किसे? फ्रॉबेल को। ठीक है, ये सारी चीजें फ्रॉबेल ने यह भी बताया कि समग्र जो मानव जाति का विकास मिलता है आपको, अर्थात जो भी डेवलपमेंट मानव जाति में हुआ है, जो प्रतिरूप आप दे रहे हैं, जो अनुभव प्राप्त हुए, मानव ने अपने विकास के प्रतिरूप में इन अनुभवों को किया, ये सब कुछ आपको कहीं से मिला है। तो कहां से? आपको पाठ्यक्रम से ही मिला। अब बात आती है गणित। गणित के पाठ्यक्रम की अगर हम चर्चा करें तो आपको कई चीजें ध्यान देनी जो बड़े एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। आपने नाम सुना होगा किसका? उस नाम की भी चर्चा कर लेते हैं जिस नाम को आपने सुना। आपने नाम सुना होगा दौलत का। सुना या नहीं सुना? दौलत सिंह। नहीं सुना होगा तो भी चर्चा करते हैं। नाम सुना होगा आपने कोठारी कमीशन का। किसका? सुना नहीं सुना? एक डेट आ जाती है अक्सर 1964। ये तीनों चीजें क्यों बता रहा हूं, सब चीजों को जोड़ क्यों रहा हूं, उसका भी कारण बता रहा हूं। या एक चीज और आती है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, अक्सर सुन लेते हैं आप। अब ये चीजें मैंने साथ में क्यों बताई? दौलत सिंह, कोठारी कमीशन, 1964 और राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। समझना, इन सब का रिलेशन है। और एक जबरदस्त क्वेश्चन आता है किस विषय में? पाठ्यक्रम के विषय में, राष्ट्रीय शिक्षा के विषय में। और वह क्या है? तो अक्सर कई बार एक प्रश्न जनरेट आ जाता है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन का। सीधा सा है 1964। आ जाए कोठारी कमीशन किससे संबंधित है? राष्ट्रीय शिक्षा आयोग से। आ जाए कि इस कोठारी कमीशन के अध्यक्ष कौन? अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? दौलत सिंह। समझना, तो रिलेट्स। अब इसे पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका, याद करने का सबसे अच्छा तरीका, और एक ट्रिक है जिसे आप कहें, और ट्रिक जरूरी, क्योंकि ये विषय बड़ा आपको दुष्कर लगता है। आप कहते हो कि कठिन बड़ा है, और मैं कहता हूं कठिन नहीं, बस समझ लीजिए, कहानियां याद कर रही है। वैसे भी एक मेथड आता है, स्टोरी मेथड। सुना नहीं सुना? नहीं सुना, बट मैथ को इस अंदाज से पढ़ना होता है, या प्राइमरी टीचर्स को प्राथमिक स्तर पर पढ़ाना होता है। दैट मीन्स एक ट्रिक है आपके लिए। वो ट्रिक क्या है? ट्रिक ऐसी है कि मान लीजिए आपने कोठियां बना ली 8 से 10, बना ली कि नहीं बना ली, और मान लीजिए इन कोठियों को आपके दादाजी ने बनाया, और बनाया कब? 64 में बनाया। 64 में दादाजी ने जब कोठियां बनाई तो कोठियों से क्या है? कोठियों से क्या था? रेंट आता है भाई, रेंट मतलब किराया। किराया आता है तो क्या इकट्ठी हो जाती है? दौलत।
क्या? तो कोठारी कमीशन अध्यक्ष का नाम दौलत सिंह। दादाजी ने कब बनाई थी? 64 में बनाई थी। ठीक है, और बस ये चीजें अगर आप कर लेंगे तो आपके 2 से 3 क्वेश्चन इजी। कोठारी आयोग क्या, ठीक है, अध्यक्ष कौन, ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग कब बना, ये सारे नाम पाठ्यक्रम में इन सबका विशेष महत्व है और उस महत्व पर चर्चा करते हैं। कोठारी कमीशन 1964, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964, अध्यक्ष दौलत सिंह। क्या कहा है? पाठ्यक्रम के विषय में कोठारी कमीशन ने बताया कि पाठ्यक्रम क्यों महत्वपूर्ण है और गणित में इसका क्या स्थान है, इस चीज को डिफाइन किया। ध्यान देना, सुन भी लेना गौर से। इन्होंने कहा कि गणित सामान्य शिक्षा के अंतर्गत सभी विद्यार्थियों के लिए पहली कक्षा से 10वीं कक्षा तक, ध्यान देना, एक अक्सर प्रश्न जनरेट होता है, कक्षा 1 से लेकर 10वीं तक गणित को विशेष स्थान दिया जाए पाठ्यक्रम में। ये किसने बताया? तो ये बताया किसने? कोठारी कमीशन की संस्तुति है, अर्थात राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की संस्तुति। या सीधा सीधा अगर हम कहें तो एक चीज आप नोट कर सकते हैं, दिमाग में रख सकते हैं, गणित को, किसे? गणित को पाठ्यक्रम में, किसमें? पाठ्यक्रम में कक्षा 1 से कक्षा 10वीं तक अनिवार्य विषय के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। अगर ये आ जाए किसकी संस्तुति है? कोठारी कमीशन की। ध्यान देना, कई बार आ जाता है किसका विचार है? दौलत सिंह का विचार है। कब दिया गया? कक्षा 1 से लेकर 10वीं तक अनिवार्यता पाठ्यक्रम में गणित को शामिल किया जाए, 1964 में दिया गया। किस आयोग की संस्तुति है? राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की संस्तुति। ध्यान देना, ये कोटेशन अक्सर आता है, कक्षा 1 से लेकर 10वीं तक गणित को पाठ्यक्रम में अनिवार्यता शामिल किया जाए। किस कमीशन का, किस समय का, किस अध्यक्ष के द्वारा यह बात की गई? तो जो डेटे मैंने आपको लिखा है, दौलत सिंह, कोठारी कमीशन, 1964, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, लगातार क्वेश्चनों में कंडक्ट हो रहा है, 1 साल नहीं 10 साल से यह प्रश्न बन रहा है। कहीं आपको दौलत सिंह का जिक्र मिलता है, कहीं कोठारी कमीशन का मिलता है, कभी 1964 का मिलता है, कभी राष्ट्रीय शिक्षा, और आप इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं या रटते हुए फिरते। रटने की कोई जरूरत नहीं किसी भी तरीके से, क्योंकि कोठारी कमीशन राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ही इसका नाम है, या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का ही दूसरा नाम आप कोठारी कमीशन के रूप में जानते हैं। और कहा गया इसके अध्यक्ष कौन थे? दौलत सिंह थे। 1964 में यह जनरेट हुआ था। इसी में बताया गया कक्षा 1 से लेकर 10वीं तक अनिवार्य रूप से गणित को पाठ्यक्रम को शामिल करना चाहिए। क्या सीधे शब्दों में कहे 1 से 10वीं तक गणित अनिवार्यता पाठ्यक्रम में शामिल हो, इसकी संस्तुति दी दौलत सिंह के द्वारा, अध्यक्ष कोठारी कमीशन के 1964 में बना था। अब बात चलती है, कई और भी विचारकों के विचार रहे पाठ्यक्रम के बारे में। आपने नाम सुना होगा महावीराचार्य जी का, सुना या नहीं सुना? यस या नो? अरे बोला करें, आप लोग बोलते नहीं, पर नहीं सुना तो सुन ले। नाम आता है इनका, नाम ही है यथा नाम तथा गुण, महावीराचार्य जी। यह नाम महत्वपूर्ण है और कई बार पूछा जाएगा। कारण क्या है? इन्होंने गणित को सार संग्रह कहा है। क्या कहा इन्होंने? गणित क्या है? ये कहते हैं गणित सार संग्रह है। क्या है? सार संग्रह है। कई विचार आता है गणित को सार संग्रह किसने कह दिया? महावीराचार्य रहे। इन्होंने कहा कि गणित क्या है? सार संग्रह है। अब इस सार संग्रह किसका, इसमें क्या क्या शामिल है, किस चीज को इन्होंने बताया कि जिन चीजों का इसमें समावेश है, तो इसमें उन्होंने कई चीजें बताई। पहला, लौकिकता, दूसरा मौलिकता,
तीसरा सामाजिकता, चौथा सांस्कृतिक, पांचवा पद चिन्ह, छठवां संकेत। ध्यान देना, इन सारी चीजों को बताने वाले हैं कौन? महावीराचार्य। साथ ही इन्होंने क्या कहा, इसमें क्या है? अर्थशास्त्र व्याकरण। मीन्स कई बार आया है, प्रश्नों में आता है, किसने बताया कि गणित लौकिकता युक्त है, किसने बताया गणित में मौलिकता शामिल है, किसने कहा कि सामाजिकता का समावेश गणित में मिलता है, किसने बताया कि अर्थशास्त्र व्याकरण का समयुक्त स्वरूप है गणित, किसने बताया सांस्कृतिकता के पद मौजूद हैं, किसने बताया पद चिन्ह और संकेतों का स्वरूप गणित है। ये सारी चीजें डिफाइन की किसने? महावीराचार्य जी। और महावीराचार्य ने अपने विचार में बताया कि गणित पाठ्यक्रम के विषय में जब ये बताते हैं तो क्या बताते हैं वो भी बता दो। इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से बताया। इन्होंने कहा कि गणित सार संग्रह है, अर्थात बहुत सारी चीजों का संयुक्त स्वरूप है। जो तीन शब्द है ना गणित, इन्हें तीन शब्द ही ना समझे, बल्कि ये शब्द क्या है? ये शब्द सार है। किन चीजों का? इन समस्त चीजों का। ये जितनी चीजें आपकी गई हुई हैं, इन सब का संयुक्त स्वरूप मिलता है किसके अंतर्गत? गणित के अंतर्गत। इस कार्य के बारे में पाठ्यक्रम में गणित के विषय में बताते हुए बताते हैं महावीराचार्य कि लौकिक, बौद्धिक और सामाजिक जो भी व्यापार है उन सभी में गणित का प्रयोग है, अर्थात गणित इन सारी चीजों का प्रयोग स्वरूप है। कहने का तात्पर्य अगर कहें तो गणित है क्या? तो गणित में सारी चीजें अर्थशास्त्र, व्याकरण, कलाओं के समस्त गुण गणित पर आधारित हैं। या सीधा कहूं कि समस्त विषय जो विज्ञान स्वरूप है वो सब गणित पर ही क्या है? निर्भर। इसीलिए इन्होंने डिफाइन किया लौकिकता, मौलिकता, सामाजिकता, अर्थशास्त्र, व्याकरण, पद, संकेत, चिन्ह, सांस्कृतिक, इन समस्त स्वरूपों का सार संग्रह रूप क्या? गणित। अब बात आती है कि अनिवार्य तथ्य क्या है गणित के? ये तो चीजें हैं किसकी? महावीराचार्य की। अगर प्रश्न आ जाए एग्जाम में आता है अर्थशास्त्र, व्याकरण किसने डिफाइन किया? सार संग्रह किसने डिफाइन किया? महावीराचार्य जी ने। सांस्कृतिक, पद, चिन्ह, संकेतों की भाषा को पाठ्यक्रम निहित किसने किया? महावीराचार्य। लेकिन साथ ही कई अन्य तथ्य भी हैं किस विषय में? गणित के विषय में। अब उन चीजों पर भी चर्चा कर लेते हैं। ये सारी चीजें क्लियर हो गई आपको? आगे बढ़ते हैं। बात आती है अनिवार्य तथ्य की। गणित में अनिवार्यता किन चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है? गणित के अनिवार्य तथ्य मीन्स किन चीजों की गणित में सर्वकालिक रूप से मौजूदगी और गणित किन चीजों का विकास करता है? पहली चीज, अक्सर आपने पढ़ा है गणित को, ऑलरेडी आप जानते हैं गणित कैसी? तार्किक। तो गणित में किसकी? तार्किकता की प्रधानता है। मतलब गणित तर्क युक्त विषय है। और आज से नहीं, जब से इसका अभ्युदय हुआ है, विकास हुआ है, यह तथ्य इसमें। और इस तार्किकता को समझने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ध्यान देना, तो मानसिकता। आपकी मानसिकता का भी उत्तम होना या क्रियाशील होना जरूरी है। गणित तभी समझ में आती है जब आपकी मानसिक रूप में क्या हो? सक्रियता मौजूद। तर्क के साथ मानसिक क्रियाशीलता, एक पहलू पढ़ेंगे आप जब विधान आएगा या विधियां आएंगी तो उसमें आपको एक चीज बताई जाएगी कि तार्किकता का विकास मानसिक गतिविधियों के कारण बड़ी त्वरित गति से, अर्थात बच्चे को क्रियाशील बनाना होता है आपको। दैट मीन्स यह विषय है क्या? तो ऑलरेडी आप जानते हैं गणित का जब भी विषय आता तो विज्ञान विषय है। क्या है? विज्ञान विषय। अर्थात गणित के विषय को कई बार आता है गणित की विषय प्रकृति कैसी है? तो वैज्ञानिक प्रकृति। दैनिस तार्किकता के साथ, मानसिकता के साथ यह विज्ञान प्रकृति पर। दैनिस इन सारे, जब इस मानसिक रूप में आपको क्रियाशील बनाता है तो होता क्या है? जीवन, आपका जो जीवन है, जीवन सरल कर देता है। आपने देखा होगा
जो लोग काउंटिंग वगैरह आसानी से कर लेते हैं, हिसाब किताब कर लेते हैं, उन्हें जीवन में दुश्वारियां कठिनाइयां कम आती हैं। लेकिन जो इन चीजों में है, अनपढ़ लोगों को अक्सर आपने देखा हो, वो असहज हो जाते हैं लेन देन में, पैसे के हिसाब किताब, अन्य चीजों में। कारण क्या है? जीवन में दुश्वारियां आ जाती है। जीवन सरल कर देता है क्या? अगर मानसिक रूप से सक्रिय है आप, तार्किकता है आप में, वैज्ञानिक प्रकृति का आप में विकास हो गया, जीवन सुगम है, अर्थात हिसाब किताब, लेन देन, चाहे वस्तु विनिमय प्रणाली हुई, आज की मुद्रा प्रणाली, इसमें आप अपने आप को सरलता से स्थापित कर पाते हैं। सर, अब ये विषय अगर देखें तो इस विषय में बातें नहीं जैसे इतिहास या अन्य चीजों में सिर्फ ये विषय है क्या, तो अक्सर आप देखोगे इस विषय को कहा गया, कई बार आता है, यथार्थ विज्ञान कहा गया है इसे, या यथार्थ ज्ञान कहा गया है। अर्थात जो चीजें हैं फैक्ट एंड फैक्ट, तुम्हारे पास 3 अमरूद हैं, एक खाली आ गया है, एक गुम गया, तो 2 ही हैं। अब किंतु परंतु का विचार नहीं, कोई लंबी सी स्टोरी बनाने की आपको जरूरत नहीं, ये सारी चीजें इसमें नहीं देखी जाती। जब ये सारी चीजें मौजूद है अर्थात, तो इसमें एक चीज का विकास होता है, क्रियाशीलता के कारण, मानसिक अभिरुचि के कारण आप में एक चीज विकसित होती है, जिसे आप लोग क्या कहते हैं? चिंतन। क्या बोलते हैं? तो ये विषय क्या है? इस विषय के तत्व में हमेशा क्या करें? क्या करते रहिए? सोचते रहिए। जितना आप सोचेंगे, जितना आप क्रियाएं करेंगे, यथार्थ में जो आपके सामने होगा, ठीक। हाँ, अब सामने चीजें लाने के लिए इस विषय में एक चीज और है, आपने सुना होगा क्या? अमूर्त से मूर्त की ओर। किसकी ओर? अमूर्त से मूर्त की ओर। अर्थात चीजें दिखाई नहीं देती, लेकिन अंततः चिंतन करते हुए, मान में रखते हुए आप चीजों को प्रक्रियागत संकेतों और प्रमेयों के माध्यम से जब आप पहुंचते हैं, फॉर्मूलों के माध्यम से पहुंचते हैं, तो वही चिंतन आपको किसका? यथार्थ का ज्ञान दे देता है कि पुत्र की आयु क्या, पत्नी की आयु क्या, पिता की आयु आपको क्या थे। इस तरीके से जब सवाल आते तो ये मिला कहां से आपको? तो जो अमूर्त था वह मूर्त हुआ, लेकिन कैसे हुआ? चिंतन करते हुए, अर्थात संकेतों से, फॉर्मूले से डालकर आपने इन सारी चीजों को क्या किया। तो ये गणित में कुछ अनिवार्य तथ्य, अर्थात तार्किकता की प्रधानता मिलेगी, मानसिकता की आपका विकास होगा, क्रियाशीलता से, विज्ञान विषय पर आधारित है, इसीलिए इसे यथार्थ विज्ञान कहा जाता है। जीवन को आपके सरल कर देता है, बस चिंतन शक्ति का लगातार आपको क्या करना पड़ता है? प्रयोग करना पड़ता है। अगर हम बात करें गणित की आधारभूत संरचनाओं की, ये तो थे तथ्य किसके? गणित की, जिनके बगैर गणित संचालित ही नहीं होता। अब आधार क्या है, या आधारभूत संकल्पनाएं कौन सी हैं गणित की, उन पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि पाठ्यक्रम में ये समस्त पद हैं, ये सारी चीजें आती हैं। तो बात आती है गणित के आधारभूत संरचनाओं की। अर्थात गणित किन युग्मों से चीजें मिलकर बनी, या क्या चीजें इसमें शामिल है। पहली चीज, आपने नाम सुना होगा बीज गणित का, सुना नहीं सुना? किसका? बीज गणित का। यश या नो? जानते भी होंगे आप बीज गणित के विषय। गणित, लेकिन योग, गुणा, भाग, ये सारी चीजें इसमें क्या है? सन्निहित हैं। कई बार प्रश्न आ जाता है, किसका? बीज गणित में किसका अध्ययन किया जाता है? ये एक शिक्षक के द्वारा बीज गणित की स्वरूप में किसका अध्ययन कराया? इन सारी स्वरूपों का हम क्या करते हैं? आदिकाल से इस संरचना का अध्ययन करते आ रहे हैं। किस रूप में? बीज गणित के रूप में। इसके आधारभूत संरचना में ही आता है तल रूप संरचना। नाम सुना होगा, नहीं सुना, अक्सर आता है तल रूप संरचना। एग्जाम में बड़े क्वेश्चन आते हैं इससे। तल रूप संरचना गणित पाठ्यक्रम में जो आधारभूत संरचना है तल रूप, इसमें अध्ययन किसका किया जाता है? देखिए, तल तो समझ में आता है? नहीं आता? अरे सीधी सीधी सी चीजें हैं, दिख रहा है? ग्राफिक्स तो दिख ही रहा होगा। अब इसमें समानता अगर बच्चे से पूछे तल क्या, तो बच्चा अक्सर बता देगा। इस चीज के विषय, इसके विषय में बताएगा, नहीं बताएगा? यश, या इस तरीके से आकृतियां आप बच्चे को जब आप, तो आप कितना
है, आपने नाम सुना होगा आयतन का, ठीक है, नाम सुना होगा आकार का, नाम सुना होगा सीमा का, सुना नहीं सुना, ठीक है, आकार क्या है, ठीक है, भाग कितना, भाग या जिसे आप लोग कहते हो हिस्सा, बोलते हैं ना, कितना हिस्सा। दैट मीन्स जब भी तल रूप संरचना आए तो तल रूप संरचना का तात्पर्य क्या है? तल रूप संरचना का सीधा सा तात्पर्य सीमा, आकार, भाग, हिस्सा या आयतन। एग्जामिनेशन कंडक्ट क्वेश्चन जब आता है तल रूप संरचना में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इन सारी चीजों का, या कौन सी चीज कितनी दूरी पर है तो एक चीज और आ जाती, समीपता। दैट मीन्स तल रूप संरचना क्या हुआ, आता है, तल रूप संरचना में अध्ययन किया जाता है एग्जामिनेशन क्वेश्चन। ऑप्शन ए समीपता का, ऑप्शन बी सीमा का, ऑप्शन सी आयतन का, ऑप्शन डी सभी का। आप परेशान हो, परेशान होने की कोई बात ही नहीं, अरे सारी चीजें तो है, वही समीपता, वही सीमा, कितनी दूरी, कितना स्थान, कितना आयतन, कितना आकार, कितना भाग, ये सब किस रूप में, अर्थात जो रूप है संरचना का वह कितनी दूरी पर है, कितना स्थान ले रही है, कितना आकार है, कितना हिस्सा उसने घेर रखा, ये सब कुछ तल रूप संरचना के अंतर्गत क्या किए जाते हैं, अध्ययन किए जाते हैं। इसके साथ गणितीय संरचना में तीसरी चीज आती है जिसे आप लोग कहते हैं क्रमिक संरचना। इतना तो क्लियर है। चलिए तीसरी चीज भी बता देते हैं, कौन सी? क्रमिक। अभी मिटा नहीं रहे हैं इसलिए ताकि आप नोट भी कर लें चीजों को, इसलिए लिख रखा है क्रमिक संरचना। क्रमिक संरचना में आप क्रम आता है, क्रम में ध्यान देना है, इसमें दो चीजें मौजूद। क्रमिक संरचना जब क्रम को बताती है तो संख्याओं का आधार होता है, क्योंकि आप जानते हैं छोटा और बड़ा बताने के लिए किसकी जरूरत होती है? संख्याओं की जरूरत होती है। कौन किससे छोटा और कौन किससे बड़ा। तो क्रमिक संरचना में क्रम का निर्धारण करने के लिए हम प्रयोग करते हैं किनका? संख्याओं का प्रयोग करते हैं। साथ ही संख्या नंबर के साथ साथ भार आदि को बताने के लिए वजन का भी प्रयोग किया जाता है। भैया कितने किलो शक्कर, कितना भार, वो कौन वजनी कौन भारी, सीता कितने वजन की, मीना कितने वजन की, रामू अर्थात आप कितने वजन के, इनसे भी आप चीजों को बताते हैं कि हम उससे ज्यादा हैं या वो हमसे कम है। इन सारी चीजों का, जिससे हम अक्सर आप लोग नंबर सिस्टम जब आप पढ़ते हैं तो आप क्रम को समझाने के लिए आरोही अवरोही का भी जिक्र किया जाता है, जिसमें संख्या का, वजन का, इन सारी चीजों का प्रयोग किया जाता है। और आरोही अवरोही क्रम अक्षर क्रमिक संरचना के विषय में ही जानकारी देते हैं। क्लियर है? दैट मीन्स ये तीनों चीजें, चाहे बात बीजगणितीय रूप की करें, तल रूप संरचना की करें या क्रमिक संरचना की करें, प्रश्न जनरेट होते ही इनसे अक्सर आते हैं। और ध्यान देना, अक्सर प्रश्न जो जनरेट ज्यादातर किए जाते हैं तल रूप संरचना से आपने नहीं सुना होता। बीजगणितीय विषय के बारे में आप जानते हैं, अक्सर आंसर्स दे देते हैं, लेकिन क्रमिक ये भी, लेकिन ज्यादातर जो प्रश्न आएंगे, लेकिन प्रश्न साधारणतः कई बार प्रश्न ऐसे भी पूछे जाते हैं जो आपसे बने, तब प्रश्नों का रूप आ जाता है कि पाठ्यक्रम गणित स्थान में पाठ्यक्रम आधारभूत संरचना के स्वरूप क्या है। तो ये रहे स्वरूप, जिन स्वरूपों से गणित पाठ्यक्रम का क्या किया गया, निर्माण किया गया। ध्यान, इतना तो क्लियर हो गया। क्रमिक संरचना संख्या वजन के विषय में, बीजगणित योग गुणा भाग के विषय में, तल रूप संरचना समीप आकृति, इन विषयों के बारे में आपको क्या देती है, जानकारी देती है। अब आगे चलते हैं, क्योंकि विषय बड़ा विशारद है और गणित के पाठ्यक्रम में कई चीजें शामिल है। इन चीजों के बाद चर्चा आगे बढ़ती है, क्योंकि पाठ्यक्रम में कई चीजें समाहित हैं। इन पाठ्यक्रम में यह भी जरूरी है कि गणित कि जब आप पाठ्यक्रम को पढ़ाते हैं तो सबसे बड़ी जरूरत होती है कि शिक्षण वैल्यू क्या है इसकी, गणित पाठ्यक्रम शिक्षण मूल्य क्या है। प्रश्न अक्सर आता है, तब आपको समझ में आता है कि शिक्षण मूल्य, तो यहां पर बात किसकी हो रही है, गणित शिक्षण मूल्य की बात हो रही है। किसकी?
अक्सर जब मूल्यों से या वैल्यू से प्रश्न किए जाते हैं तब सोचने में यह प्रतीत होता है हमें कि ये किन चीजों पर है या किस चीज की बात कर रहा है। देखिए, जहां मूल्य वैल्यू की बात हो रही तो गणित किन वैल्यूओं का विकास करते हैं, ये गणित के पाठ्यक्रम से कौन सी वैल्यूज बच्चे में विकसित की जाती है, किसके द्वारा, एक शिक्षक के द्वारा शिक्षार्थियों में किन चीजों का विकास किया जाता है जो गणित के पाठ्यक्रम के अंतर्गत। तो गणित कई चीजों का विकास करता है कि जैसे आप देखेंगे तो ये सामाजिक, यह बौद्धिक, अर्थात आपने देखा होगा जब प्रश्न होते तो हमेशा ताना माना होता है, परिवार के सदस्य, ठीक, कक्षा के विद्यार्थी, शिक्षक, आपके साथी, इन सारी चीजों का से प्रश्नों को सृजित किया जाता है। ठीक, बौद्धिक अर्थात आपसे फलों आदि के विषय में प्राथमिक शिक्षक को आप देखें, टोकरी में फल थे, ठीक है, बौद्धिकता का प्रश्न नहीं आ जाता, टोकरी में फल, ठीक, कितने दिख रहे हैं, 2 सड़े निकल गए, आता है, यस या नो। तो क्या वैल्यू एडिट कर रहे हैं आप, सामाजिक ताना माना, क्या कक्षा के विद्यार्थी, घर में, तो जब घर परिवार की बात आती है तो घर परिवार क्या है बच्चों, घर परिवार क्या कह रहा है, घर परिवार की जानकारी, दादा दादी, चाचा मामी, मम्मी पापा, भाई बहन, सामाजिकता का विकास, यस या नो। बौद्धिकता का फलों आदि के बारे में, मुर्गी के अंडे के बारे में, किसके बारे में, बौद्धिकता का विकास। साथ ही इन सारी चीजों को जब प्रस्तुत किया जाता है तो आपने देखा होगा ग्राफिक्स ऐड किए जाते हैं छोटे प्राइमरी कक्षा में, कलरफुल बतखें, कलरफुल पक्षी। ये क्यों, गणित जो विषय जटिल है उस विषय में वैल्यू एडिट करने के लिए, बच्चे को ज्ञान के से जोड़ने के लिए एक चीज की जाती है, वो है सौंदर्य बोध। कौन सा, चीजों को आकर्षक ढंग से प्रस्तुत करना। इसीलिए प्राथमिक स्तर में आप देखें अंकों को, इकाई को, दहाई को, सारी चीजों को बताया जाता है। नंबर सिस्टम का भी ज्ञान जब दिया जाता है तो आकर्षक रंग से, आपने देखा होगा कैसे दे देते हैं, 1 बना हुआ है, यहां पर एक बॉल बना दी उन्होंने, यस, बना देते नहीं बना देते, इस तरीके से 2 बनाया, यहां पर 2 बॉल्स बना दी, यस या नो, करते नहीं करते बच्चे, किससे काउंटिंग सीखने लग जाते हैं। तो देखिए ये क्या है, क्या ये सौंदर्य बोध है, क्या है ये सौंदर्य बोध, अर्थात जो तथ्य मूल्य, जिन मूल्यों का विकास किया जा रहा है, तो सामाजिकता बौद्धिकता के साथ किसका, सौंदर्य बोध का। ये क्यों किया गया, क्योंकि बच्चा जो जटिल है उससे दूर जाना की स्थिति बनी हुई। अब दूर से आप करीब कैसे लाएंगे, जब सौंदर्य बोध करा देंगे तो बच्चा क्या होगा, आकर्षक झांकियां, आकर्षक प्रस्तुतियां। साथ ही ये किन चीजों का, तो कहा गया इसमें नैतिक मूल्य भी मौजूद है। अब आप कहोगे गणित में नैतिक मूल्य, अरे गणित में भी क्यों नहीं होंगे नैतिक मूल्य, जब सामाजिकता मौजूद है तो नैतिकता तो अपने आप, सामाजिकता के साथ हम क्या, क्योंकि समाज के लिए बना रहे हैं हम बालक को, तो क्या शामिल कर दे, इस सामाजिकता के साथ साथ क्या, घर परिवार के साथ बच्चे को तैयार करना है, एक उत्तम नागरिक बनाना है। तो उस पाठ्यक्रम में ही सिर्फ अंकों का नहीं, समाज, कई बार आता है कि गणित से किन चीजों का, किन मूल्यों का विकास होता है, आप अक्सर ले लेते हैं अंक और तार्किकता और मानसिकता से, नो, वो बस नहीं, सामाजिकता का भी है, बौद्धिकता का भी है, सौंदर्य बोध भी है, नैतिक मूल्य, क्योंकि समाज और समाज में एक योग्य नागरिक बन। अब जब ये सारी चीजें विकसित होंगी तो बच्चे अंक, तर्क, मानसिक, सौंदर्य, सामाजिकता, बौद्धिकता, इनके साथ बच्चे में क्या आएगा, सबसे अच्छी चीज जिसके लिए तैयार किया जा रहा है नागरिक को, जीवकोपाध्याय। ये जिसे आप लोग कहते हैं जीविका, बोलते हैं ना, इस चीज का भी बच्चा क्या कमाएगा, क्या करेगा, इन सारी चीजों का, साथ ही ये सब चीजें, और विषय ऑलरेडी आप जानते हैं विषय कैसा है, तो विषय है वैज्ञानिक, तो वैज्ञानिकता का विकास किसका, तो क्या मूल्य विकसित किए, वैज्ञानिकता का, सामाजिकता का, बौद्धिकता का, सौंदर्य बोध का, नैतिक मूल्यों का, जीवकोपाध्याय, ये सारे विकास कर लिए गए किसके माध्यम से, गणित के पाठ्यक्रम के माध्यम से।
देन इस पाठ्यक्रम जो दौड़ का मैदान था उसने विभिन्न संरचनाओं के माध्यम से जो चीज, अब बात आती है सबसे बड़ी ये चीज विकसित करते समय कई प्रॉब्लम्स आते हैं टीचर, प्रश्न आते हैं गणित जब आप पाठ्यक्रम के रूप में पढ़ा रहे हैं तो इसे पढ़ाते समय एक शिक्षक जब स्कूल में गणित को पढ़ाता है तो कौन सी शिक्षा में समस्याएं आती हैं, प्रश्न यहां से आते हैं अक्सर। कौन सी समझ, ये तो बात हुई किन मूल्यों का हम विकास करते हैं, ये सारे मूल्य जिसका गणित में क्या किया जाता है, विकास। अब बात आती है समस्याएं कौन सी हैं गणित के पाठ्यक्रम में या गणित पढ़ाते समय, किसमें, शिक्षा में। तो बात कर ले हम किनकी, स्कूल गणित समस्याओं की। स्कूल शिक्षा में गणित की समस्याएं। कौन सी समस्याएं हैं, इन पर चर्चा कर लेते हैं। पहली चीज, गणित जो विषय या पाठ्यक्रम प्रस्तुत होता है बड़ा जटिल होता है, मूर्त होता है, चीजें दिखाई नहीं देती, समझ में नहीं आती। तो पहली एक समस्या है, बच्चा गणित के नाम से क्या रहता है भैया, क्या रहता है बच्चों, भयभीत। आप भी हो या नहीं, पेडागोजी के नाम से। तो पहली चीज भयभीत, और भय किस लिए है, तो दूसरा एक कारण है असफलता। क्यों, ज्यादातर फेल किसमें होते रहे, अंक किसमें कम आते रहे। आज क्यों पेडागोजी इतनी महत्वपूर्ण हो गई, एक तो डर लगता है, दूसरा असफल होने की स्थिति है, क्योंकि जिससे आप डरते हो वही चीज आपको सफलता से दूर लेकर जाती है अर्थात असफल बनाती है। तीसरी चीज जो समस्या है, चुनौती। क्या मान रखा है आपने इस विषय को, कई लोग तो पहले ही मानकर बैठे, क्यों, ऐसे ही ना, कई बच्चे तैयारी करते हैं तो एक ही विषय छोड़ते नजर आते हैं। उन्हें चुनौती क्या, वो कहते हैं गणित में पास हो गए, एमपी-टेट के लिए भी कई लोग जा रहे हैं, पता क्या है, गणित बस में अच्छे नंबर आ जाओ। इसलिए मैं कह रहा हूं इस साइड को बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, कभी चूकना मत, लगातार कक्षाएं, आप नहीं अपने मित्रों को भी। क्यों, डर, असफलता, चुनौती। तो गणित क्या है, चुनौती बनी हुई है। और चुनौती क्यों बनी है, तो क्या हो रहा है, सबसे बड़ी समस्या हो रही है, आप ध्यान नहीं दे रहे किस पर, अभ्यास पर। समस्या क्यों है, कहा जाता है प्रैक्टिस में परफेक्ट मास्टर है, जितना आप अभ्यास करेंगे, लेकिन अभ्यास की कमी है। दूसरा, आप क्या नहीं करते, एक टॉपिक मिलेगा आपको, मूल्यांकन, क्या नहीं करते, आगे आपके पेडागोजी में ही एक टॉपिक है मूल्यांकन। आप मूल्यांकन नहीं करना चाहते या कोई दूसरा मूल्यांकन करे तो उस मूल्यांकन को आप उपयुक्त बताते नहीं। और कहा जाए जब तक गलती के विषय में आप एनालिसिस ना करें तब तक निदान नहीं प्राप्त करते हो। निदान जब तक नहीं होगा तब तक समस्या यथावत होगी, और यही कारण है। और प्राथमिक स्तर में आपने एक चीज और देखी होगी, बच्चे जब काउंटिंग करते हैं तो आपने देखा होगा काउंटिंग भी कैसे करते हैं। तो एक चीज है गणना समस्या, कौन सी, कई लोगों को आपने देखा होगा इस तरीके से गणनाएं करते हैं, देखा ना, 1 2 3 करते ना उंगलियों से। किससे, अगर नंबर बड़ा है भैया तब क्या करेंगे, उन्होंने कहा आप प्लस करिए 67 55। अब प्रॉब्लम 2 4 6 का 8 का होता तो उंगलियों से करते हैं, 1 2 3 करते ना इस तरीके। तो गणना भी एक बच्चों की क्या समस्या। और प्राथमिक स्तर में एक शिक्षक बच्चों को गलत प्रविधियों से ही चीजों को कराने लगता है, और वो गलत प्रविधियां बच्चा उसी का हैबिचुअल हो गया है, और अब वो उन चीजों से निकल। तो समस्या क्या है, गणना की समस्या है, भयभीत हैं आप, असफल हैं, चुनौती मान ली आपने इस विषय को, इस पाठ्यक्रम को, और इसलिए पाठ्यक्रम आपको क्या कर रहा है, परेशान कर रहा है। एक शिक्षक जब देखता है तो विद्यार्थी क्यों असफल हो रहे हैं या विद्यार्थियों की समस्या क्या है, तो उसे एक ही समस्या निकल कर आती। कई बार आता है गणित के पाठ्यक्रम की समस्याएं क्या, कक्षागत प्रश्न आ जाए तो कक्षागत समस्या क्या है, ये समस्या है एग्जामिनेशन पूछ दे। क्या कारण है, गणित में प्राथमिक स्तर में बच्चे भयभीत हैं, गणना की समस्या, असफलता, वो चुनौती मान बैठे, अभ्यास और मूल्यांकन जैसी स्थितियां शिक्षक के द्वारा बच्चा समझकर
छोड़ दिया जाता है, जबकि क्या करने की जरूरत, मूल्यांकन करने की जरूरत है। लेकिन शिक्षक भी इस चीज को ध्यान वाइस रीजन, क्या कारण है कि करिकुलम, आपको ये दौड़ का मैदान है, मंजिल तब मिलेगी जब ट्रैक में सही तरीके से कदमों के विषय में आप बताएंगे, अर्थात बच्चे का मूल्यांकन करेंगे। बिना मूल्यांकन के आप बच्चे को मंजिल तक नहीं पहुंचा सकते। इसलिए जरूरी है कि शिक्षक कक्षागत इन समस्याओं पर भी क्या दे, ध्यान दे। अर्थात जितनी समस्याएं हैं स्कूल दर्शन में वह शामिल करे। गणित की ये समस्याएं आप अभ्यास कराइए, मूल्यांकन बच्चे का करिए, उसे चुनौती मत समझिए, बच्चे को असफलता से डराइए मत। शिक्षक स्वयं डरा देते हैं, भयभीत मत करिए, बल्कि आप सौंदर्य बोध से कुछ चीजों को ले जाएं, क्रियाएं करें, प्रयोगात्मक कार्य कराएं। इन सारी क्रियाओं को आप कराएंगे तो आप देखेंगे कक्षागत जो समस्याएं हैं, एक शिक्षक उन समस्याओं से बच्चों को निजात दिला सकता है। या कुछ कुल मिलाकर कहूं तो गणित की समस्या का निदान क्या है, सरल शब्दों में कई बार प्रश्न आ जाता है, एक शिक्षक होने के नाते आप कैसे इस समस्या का निदान करेंगे। तो बताया गया जो अमूर्त है कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा मूर्त रूप में लाने की। देन गणित विषय क्या है, संभावनाओं पर चल रहा है, कोशिश करें। आप इकाई दहाई सारी चीजों को पढ़ाते हैं, क्या कर दिए, तो समस्या का निदान क्या मिलेगा, समस्या समाधान क्या है, कैसे करेंगे आप स्कूल की इन समस्याओं का समाधान। तो समाधान के लिए आपको करना क्या है, तो पहले तो इसे जीवन से जोड़ें। किससे, जीवन से। जीवन से जोड़ने का मतलब चीजों को बच्चे को बताइए। सूरज कितना होता है, बच्चे ऑलरेडी बताएंगे सारी चीजों को। सर एक प्रत्यक्षगत है, चांद आपने बताया क्या है, सूर्य प्रत्यक्षगत। जीवन की समस्या बच्चे को नंबर सिस्टम, सूरज एक, चांद एक, पृथ्वी तो ग्लोब दिखाइए सामने एक। इस तरीके से आप चीजों को जब डिफाइन करने लगे बच्चे को समझ में आने लगेगा गणित समस्या नहीं है, जीवन के लिए क्या है, उपयोगी है। चीजों को क्रियाएं कराइए। दूसरा, समस्या का निदान कैसे मिलेगा, तो क्रियाशील करें बच्चे को। क्या करें, समस्या समाधान के अंतर्गत ही आता है कि हल करने के लिए क्या करेंगे आप, तो समाधान में ही है। समाधान में क्या करें, क्रियाशील करें। क्रियाशील कैसे किया जाएगा, समूह बना दें बच्चों के। समूह कौन से, बाल, इन्हें आप बाल समूह कहते हैं। बच्चे इसमें क्या करते हैं, विचार विमर्श, समस्या का क्या मिलेगा बच्चों को, साथ ही खेल प्रयोग। क्या करें आप, खेलों से प्रयोग करिए आप, अर्थात बच्चों को खेल खिलाएं नंबर के, छोटे बड़े आकार के अनुसार बच्चों को ऐसे खेल दें। आकृति ज्ञान, कौन सा ज्ञान दीजिए, आकृति ज्ञान, जो क्या हो, प्रत्यक्षगत हो। कैसा हो, आकृतियां बताइए उसे कि चीजें कैसी हैं। दरवाजा कैसा है, ये आपने बताया। मंदिर का शिखा कैसा है, ये आप बताइए बच्चे को। ये आपको आकृतियों का ज्ञान देना होगा। चांद की कलाएं हैं तो चांद को बताइए किस किस टाइप का होता है, ये आपको बताना है। जब इन सारी चीजों का आप संज्ञान देंगे तो बच्चा जान जाएगा कि दैनिक जीवन में हमें अंकों की, आकृतियों की क्रियाशीलता से विचार विमर्श करके ग्रुप में बच्चे को करने का मौका दें। प्रयोगशीलता, किसका कराया, प्रयोग कराएं। साथ ही अभ्यास पर जोर दें, किस पर, अभ्यास पर। कहते हैं ना प्रैक्टिस मैन परफेक्ट। ये सारी चीजें जब आप करेंगे तब आप देखेंगे बच्चे की गणित की समस्याओं का क्या मिल गया, उसे निदान मिल गया। इस तरीके से पाठ्यक्रम समस्या जो बच्चे की नजर आती उन समस्याओं का आप निदान भी कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर कहें तो पाठ्यक्रम क्या, तो इसमें ध्यान देना 2-3 चीजें, 2-4 विचारकों की बात ले लेते हैं। और क्यों ले लेते हैं, क्योंकि कई बार विषय और भी जटिल हो जाता है, तो उनमें कुछ विचारकों के विचार, उनको विचारों को भी शामिल कर लेते हैं। एक विचार है बहुत फेमस, नाम सुना होगा आपने इसका, जॉन डीवी का। सुना या नहीं सुना, अरे यस या नो बोलो ना, नहीं सुना होगा।
जॉन डीवी ने क्या बताया? तो जॉन डीवी ने सीधा सीधा बताया कि पाठ्यक्रम पदार्थों और विचारों और सिद्धांतों का चित्रण है क्या? पाठ्यक्रम पदार्थों विचारों का संग्रह है, जिससे शिक्षक चित्रित करता है। ये जॉन डीवी का विचार है। उन्होंने सीधा सीधा कहा कि शिक्षक के द्वारा इन्हें चित्रित किया जाता है और इन्हीं के माध्यम से वह विद्यार्थी को वहां तक पहुंचाता है जो उसका लक्ष्य होता है। यह रहा आपका पाठ्यक्रम से संबंधित, पाठ्यक्रम का क्या स्थान है, क्या चुनौतियां हैं, इन सारी चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। ठीक, गौर करिएगा, ध्यान दीजिएगा और जो भी समस्याएं हो उन्हें बताइएगा। सक्सेसफुल जो सभी एग्जाम को टारगेट करते हुए ध्यान में रखकर ये मिशन चलाया जा रहा है। चाहे आने वाले जितने भी एग्जाम हो, वर्ग 3 महिला सुपरवाइजर, एमपी पुलिस, फॉरेस्ट, पटवारी, सीपीसीटी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम है उन सभी को ध्यान में रखकर ये मिशन चलाया जा रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप पर स्टडी कराई जा रही है, प्रिपरेशन कराई जा रही है, जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स के अलग अलग ग्रुप बनाकर आपकी प्रिपरेशन कराई जा रही है। ग्रुप में आपको टाइम टेबल, स्ट्रेटेजी, रूटीन, स्टडी मटेरियल, डेली एंड वीकली टेस्ट, गाइडेंस, मोटिवेशन सब कुछ दिया जाएगा। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं अलग अलग ग्रुप बनाए गए हैं, लगभग 22 और आपको ऐड किया जाएगा। तो आप लोग बिना किसी देरी के मैसेज कीजिए और 9981167757 पर आपको ऑडियो मैसेज करना है। व्हाट्सएप से अपना नाम बता देना है, मैं आपको उसी एग्जाम से रिलेटेड ग्रुप में ऐड कर दूंगा। महिलाओं के अलग ग्रुप हैं, पुरुषों के अलग ग्रुप हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ स्ट्रेटेजी, रूटीन, सिलेबस, कंप्लीट प्लान आपकी स्टडी के लिए, ताकि आप लोग बेस्ट रैंक हासिल कर सको यहाँ पर। ठीक है, आपकी तैयारी के साथ ही आपको पता लग जाता है कि आप अब अच्छी मेरिट हासिल करने वाले हो। ये अभी डेमो टेस्ट हुआ है, ज्वाइन होते ही ये टेस्ट लिया है, जिसमें इतना अच्छी रैंक आ रही है। अब सोचिए आप लोग अगर इतने तरीके से रूटीन, स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे, टाइम टेबल फॉलो करेंगे तो कितना चमत्कारिक बदलाव होगा। तो आप लोग बिना किसी देरी के जुड़ जाएं और टेस्ट सकते हैं। जुड़ने से आपको फायदा क्या मिलेगा? टाइम टेबल, स्ट्रेटेजी, रूटीन, स्टडी मटेरियल, डेली वीकली टेस्ट, गाइडेंस, मोटिवेशन सब आपको मिलता रहेगा। जुड़ने के लिए आपको 99811677 और 757 ये व्हाट्सअप नंबर है। इस पर आपको ऑडियो से नाम बता देना है अपना और किस एग्जाम के लिए आपको जुड़ना है वो भी मुझे बता देंगे तो मैं आपको जोड़ लूंगा। सभी एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जाती है, सभी एग्जाम की ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज मिलती है, नोट्स मिलते हैं तो आप ले सकते हैं। ये सारा कुछ आप देख सकते हैं। कम से कम 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट वर्ग 3 की प्रिपरेशन लगातार कर रहे हैं, जिनने नोट्स मंगाए हैं। 5000 से ज़्यादा स्टूडेंट मेल और फीमेल ग्रुप में जुड़े हैं। खासकर एमपीटीईटी के लिए टाइम टेबल दिया गया है उन्हें, और एमपीटीईटी के लिए जो स्पेशल नोट्स बनाए गए हैं, पीईबी जो सिलेबस है उसके हिसाब से उसको लेकर पढ़ना आप जरूर शुरू करें, क्योंकि उससे पीईबी सिलेबस पूरा कंप्लीट कवर किया गया है। मार्केट में ऐसी कोई बुक नहीं है जो सिलेबस को कवर करे और इतना बेहतरीन स्टडी मटेरियल आपको दिया जाए, जिसमें शानदार पेडागोजी भी दी गई है जो 15 नंबर की आने वाली है, और बाकी आपका जो 15 नंबर का अलग पार्ट है वो भी इसमें अच्छे से कवर आपका हो जाएगा। नोट्स लेने के लिए आप इंदौर में आ सकते हैं, हैंड टू हैंड भी ले सकते हैं, छतरपुर में भी ले सकते हैं। हैंड टू हैंड आपको कम कीमत में वो तुरंत मिल जाएंगे, बाकी आप अपने घर पे भी मंगा सकते हैं स्पीड पोस्ट से। उसके लिए भी मुझे 9981167757 पर मैसेज कर दें। छतरपुर का जो ऑफिस है वो छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के सामने है। इस तरह के जो नोट्स बनाए गए हैं सारा कुछ स्पेशल फैकल्टी के द्वारा, कोशिश यही की जाएगी कि आपके 125 प्लस अंक आए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। 125 प्लस अंक अगर आपके आ गए तो सिलेक्शन आपका वर्ग 3 में होने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक है फ्रेंड, अब इसके साथ साथ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जिसकी प्रिपरेशन उन्हें लगता है कि हो गई है वो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। 30 ऑनलाइन टेस्ट मिल जाएंगे, 20 आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। ये ऑफिस है हमारे छतरपुर का। यहाँ पर
ये आपका चैनल है। प्यार देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं जितने भी नए मेंबर हैं, और पुराने मेंबर को परिवार का हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया फ्रेंड्स। अपनी सेहत का ख्याल रखें, कोरोना से बच कर रहें। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।